Do you want to know? सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके एक नवा चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 7। बस लोग देखो, अभी तक आपने जो चैप्टर पढ़े ना, वो सब के सब कैसे थे कि भाई थोड़े पहले पढ़े हुए थे। एक 4th चैप्टर था जो आपके लिए पूरा नवा था। ये जो चैप्टर है ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बट यहाँ पे हमें कई सारी नवी चीजें सीखनी है। ठीक है, एक तो हम देखने वाले हैं यहाँ पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो आपके 7th चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। देखो, आपने 9th के अंदर चैप्टर नंबर 8 है मोशन, आपने पढ़ा ही होगा। उसमें आपने अलग अलग तरह के मोशन पढ़े थे, लीनियर मोशन, कर्वीलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, है ना, पढ़ा था ना वो सब। वही चीजें यहाँ पे देखनी है, बट उसको यूज करके हमें अब बहुत कुछ नवा पढ़ना है। एक देखो, एक्चुअली है ना, हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं रोटेशनल मोशन की। अभी तक आप जो बात करते थे उसमें क्या होता था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में चल रहा है, या तो फिर स्ट्रेट ऊपर जा रहा है या स्ट्रेट नीचे आ रहा है। बट अब क्या होगा कि हमें दिया हुआ ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा होगा, रोटेट कर रहा है। जैसे कि आपका पंखा एक ही जगह पे खड़े खड़े रोटेट कर रहा है, या आपका सिलेंडर, भाई जो घर पे गैस सिलेंडर आता है वो बहुत हैवी होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको जमीन पर रख के रोल करवाते हैं, है ना, रोलिंग। फिर आपका टायर, गाड़ियों का टायर, वो क्या होता है, रोल कर रहा है। तो रोटेशनल मोशन को लेके जितनी भी फिजिक्स जुड़ी हुई है वो हम पढ़ेंगे अब आपके इस चैप्टर में। सबसे पहले समझते हैं कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल से यहाँ पे क्या मतलब है। देखो, अभी तक आपने जितनी भी चीजें पढ़ी ना मोशन वाली, उसमें हम एक पार्टिकल लेते थे, एक सिंगल पार्टिकल, एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है, स्ट्रेट डायरेक्शन में आ रहा है। बट अब हमें बातें करनी है एक ऐसे सिस्टम के बारे में जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हो। इन शॉर्ट, मान लो कि आपका मोबाइल, भाई मोबाइल के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। फिर जैसे कि मैंने बताया आपके व्हील, पहिया, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। देखो, ये एक व्हील है, इसके अंदर हम बहुत सारे पार्टिकल्स मान के चले। तो एक्चुअली अब हमें बात करनी है एक पूरे बड़े ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं रिजिड बॉडी करके क्या, बिकॉज हमें इस पूरे चैप्टर में रिजिड बॉडी के ऊपर ही फोकस करना है। किसके ऊपर? रिजिड बॉडी। आपने कई बार 9th में, 10th में या 11th में कहीं ना कहीं बहुत सुना होगा रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी। आखिरकार क्या होता है रिजिड बॉडी? देखो, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो रिजिड बॉडी का मतलब है ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि बह नहीं सकता हो, जो फ्लो नहीं कर सकता हो। सॉलिड्स, जनरली सॉलिड्स आर रिजिड। अब फिजिक्स के अंदर इसकी डेफिनेशन कैसे दी जाती है वो देखो। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, if the distance of two particles in any body remains same, then that body is termed as rigid। देखो, ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर मान लो कि मैं कोई ऑब्जेक्ट लेता हूं, सपोज करो ये मैंने एक सिलेंडर ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर ये दो पार्टिकल्स हैं। अगर इन दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, ये पार्टिकल सपोज करो कि मोशन करते करते इधर आ गया, ये पार्टिकल मोशन करते करते यहां आ गया,
सो अब ये दो पार्टिकल ले लेता हूं मैं, ये ठीक है, ये ए ये बी, ये ए ये बी। अभी भी इसका डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सेम है। सो अगर किसी बॉडी में पार्टिकल्स का डिस्टेंस चेंज नहीं होता तो उसको हम कहते हैं रिजिड बॉडी। जैसे कि आप और मैं, हमारी बॉडी एक रिजिड बॉडी है भाई। अगर हम चल रहे हैं, गिर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, क्या हमारे दोनों आंख के बीच का डिस्टेंस चेंज होता है? नहीं ना, वो तो हमेशा कांस्टेंट है, सेम रहता है। सिमिलरली कोई भी बॉडी जिसमें दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस सेम है उससे हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। ओके, दूसरा टर्म है सेंटर ऑफ मास, COM, सेंटर ऑफ मास। बच्चा लोग ये जो चीज है ना बहुत ही जरूरी है, ध्यान से इस चीज को समझना, बिकॉज इस चीज का यूज पूरे चैप्टर में और पूरे फिजिक्स में होने वाला है। देखो सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है? सपोज करो कि ये मार्कर है, ठीक है, सपोज का कहना, सच का मार्कर है ये। तो ये मार्कर को अगर मैं यहां से धक्का मारूं तो देखो ये क्या होगा, ये रोटेट करेगा या कोई भी रैंडम मोशन में जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको बीच में से मारूं तो ये मार्कर स्ट्रेट जाएगा। आप चाहो तो करके देखो, देखो मैं इसको एक साइड में से मारा तो ये गोल घुमा, यहां से मारता हूं तो ये गोल घुमा। अब मैं इसको सेंटर में से मारता हूं, कहां पे? सेंटर, देखो एग्जैक्टली सेंटर में से। देखो ये आगे गया, गिर गया फिलहाल, तो मतलब सेंटर से मारा तो वो आगे रोल करना चालू कर दिया, और अगर साइड में से मारा तो वो रोटेट करना चालू कर दिया। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पे अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाऊं तो वो लीनियर मोशन करेगा। लीनियर मतलब एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में। उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। एक्चुअली हम ऐसा इमेजिन कर लेते हैं, ऐसा एक व्हाट वी से एज्यूम कर लेते हैं कि इस पूरे बॉडी का मास इसके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। यानी कि जैसे मार्कर को बीच में से मारा तो वो सीधा चला गया, तो हम ऐसा मान लेंगे कि इस मार्कर का जो मास है, जो टोटल मास है, वो इसके बीच में जमा पड़ा है, कॉन्सेंट्रेटेड है। इसीलिए तो बीच में मारने से पूरी बॉडी ट्रैवल कर रही है। देखो जरा ध्यान से समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं अगर इसको हाथ पे से मारूंगा, ठीक है, सपोज करो कि ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है। अब होगा क्या कि जैसे ही मैं इसको साइड में से मारूंगा ये कुछ ऐसे घूम जाएगी, है ना, ये ऐसे यूं घूम गई। अब ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, जरा ध्यान से देखो, एक्चुअली ये तो यही पार्टिकल होगा, ठीक है। आप जरा ध्यान से देखो कि ये पार्टिकल के जो पाथ है वो पाथ, देखो दो पार्टिकल का पाथ, यानी दो पार्टिकल मोशन कर रहे हैं, लेकिन ये पार्टिकल मोशन नहीं कर रहा है, ऑलमोस्ट उधर का उधर ही है। और अगर मैं इसके सेंटर में से मारूं, समझते जाओ, सुनते जाओ, सब समझ आएगा आपको। अगर मैं इसके सेंटर पे मारूंगा तो ये चीज यहां से यहां आ जाएगी। ये जो चीज है इसके सेंटर पे मारने से ये यहां से यहां आ जाएगी, ठीक है। सो उस समय क्या होगा, एक चीज तो ये तीनों पॉइंट का डिस्टेंस सेम रहेगा, यहां पे भी डिस्टेंस तो सेम रहेगा, ये रिजिड बॉडी है, सो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम ही रहने वाला है। मैं यहां पे क्या बताना चाह रहा हूं कि देखो यहां का जो पाथ है, ये देखो ये पाथ देखो, ये पाथ स्ट्रेट है, पैरेलल है। ये पाथ कैसा है? स्ट्रेट पाथ है। स्ट्रेट पाथ होने की वजह से पूरी की पूरी बॉडी जो है वो आगे चली गई। और यहां पे क्या हुआ, देखो ये पाथ स्ट्रेट नहीं है, ये तो कर्व्ड है, ये कर्व्ड है। तो जब मैं इसको साइड में से मारूंगा तो ये रोटेट करना शुरू कर रहा है। तो हम क्या मान लेंगे कि सेंटर पे मारने की वजह से उसका जो मास था वो बीच में कॉन्सेंट्रेटेड था, इसीलिए पूरी बॉडी आगे चली गई। एक्चुअली एक इमेजिनरी पॉइंट है। क्या है ये? एक इमेजिनरी पॉइंट है, और इसको हम कहते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास।
हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, देखो ये एक एजम्पशन है, प्योरली एक एजम्पशन है। क्या एजम्पशन है, क्या मान लेते हैं कि इस बॉडी का जो पूरा मास है 1 kg, 0.1 kg, 0.2 जो भी मास है वो इसके बीच में जमा पड़ा है। जैसे सॉरी, जैसे एटम्स के बीच में न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जमा हुए हैं, वैसे ही हम मान लेते हैं कि इसका पूरा मास इसके सेंटर पे पड़ा हुआ है, इसके सेंटर पे पड़ा हुआ है। तो जो फोर्स इधर लगेगा वही फोर्स पूरे बॉडी पे लगने वाला है। इस केस में ऐसा नहीं था, इस केस में इधर जितना फोर्स लगेगा उससे कुछ कम फोर्स इधर लगेगा। एक्चुअली इसको हम टॉर्क कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, आगे आएगा टॉर्क क्या होता है, ठीक है। बट व्हाट आई वांट टू से इज कि सेंटर पे मारने से सभी पार्टिकल्स पे इक्वल फोर्स लग रहा है और इसीलिए हम इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। समझ आया? ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। और ये पॉइंट कैसा है, एक इमेजिनरी पॉइंट है, एक इमेजिनरी पॉइंट। देखो एक मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज करो कि आपको ईंट तोड़नी, वो कराटे में ईंट तोड़ते हैं ना, ब्रिक। अब अगर वो ब्रिक तोड़ने के लिए हमेशा बीच में ही मारते हैं, साइड में नहीं मारते, क्यों? अगर वो साइड में मारेंगे तो ब्रिक का कोई टुकड़ा टूट जाएगा, अनइवन टूटेगा, इक्वली नहीं टूटेगा। लेकिन सेंटर में मारने से ईंट जल्दी टूटती है एंड थोड़ा इजीली टूटती है। क्यों? बिकॉज उसका मास जो है उसके बीच में जमा है। तो जितने भी रिजिड बॉडी होती है, आई रिपीट, जितने भी रिजिड बॉडी है उसका मास उसके बीचों बीच जमा होता है। एज पर एग्जाम्पल आप और मैं, देखिए हम हमारी बॉडी एक रिजिड बॉडी है, हमारा मास जो है हमारे पेट में है। अगर मैं आपको यहाँ मारूं तो आपको ठीक है यहाँ दर्द होगा, लेकिन बाकी बॉडी एक्टिव रहेगी। यहाँ मारूं तो इधर दर्द होगा, लेकिन बाकी की बॉडी एक्टिव रहेगी। लेकिन अगर मैं पेट पे जोर से मारूं तो क्या होगा, आपकी पूरी बॉडी इनएक्टिव हो जाएगी। आप जब पेट पकड़ के बैठ जाते हो, है ना, हम कुछ कर ही नहीं पाते। भाई ट्राई मत करना, विश्वास कर लो। आप बोलोगे सर आज आपने जो बोले ना मैं मेरे भाई पे करके देखूंगा। मालूम पड़ा आपने भाई को मार दिया और फिर मम्मी को बोलोगे हमारे सर ने कहा था। प्रैक्टिकल करने की कोई जरूरत नहीं है, विश्वास कर लो, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। बच्चा लोग यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के साथ क्यों डील कर रहे हैं वो आप समझ चुके होंगे कि भाई अलग अलग जगह पे फोर्स लगाने से चीजों में बदलाव आ जाता है, मोशन में बदलाव आ जाता है। इसीलिए हम यहाँ पे बात करते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की, ठीक है। रोटेशनल मोशन भी शुरू करेंगे, थोड़ा उसमें टाइम है। पहले आप देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, एक ही मिनट। ओके, सबसे पहले हम पढ़ते हैं लीनियर मोशन। मतलब लीनियर मोशन क्या होता है आपको पता ही होगा। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट डायरेक्शन में चलता है तो उसे हम लीनियर मोशन कहते हैं। एक मिनट होल्ड करना प्लीज। ओह नो, जस्ट अ मिनट। ओके, अब मान लो कि मैंने ये एक ऑब्जेक्ट लिया, इसमें ये पार्टिकल ले लिया ए, ये पार्टिकल ले लिया बी। इसको मैं यहां से मोशन करा के यहां लेके आ रहा हूं, ये मैं यहां से यहां लेके आ रहा हूं। अब इसमें हो क्या रहा है, जरा ध्यान से सुनना, थोड़ा भी आगे डिफरेंस आने वाला है। मैंने इसको सिंपली यहां से यहां लेके आ गया, मतलब ये जो पॉइंट ए है वो भी इधर आ गया और पॉइंट बी जो है वो भी इधर आ गया। इसका मतलब हो क्या रहा है कि ए और बी जो है, ए और बी के बीच का जो, अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं ए और बी के बीच की लाइन, सो ये हमेशा एक दूसरे को पैरेलल होगी, हमेशा एक दूसरे को पैरेलल होगी। तो लीनियर मोशन तो है, लेकिन इसको हम ट्रांसलेशन मोशन भी कहते हैं। क्या बोलेंगे?
लीनियर मोशन के अंदर तीन टाइप आते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन और कर्वीलिनियर मोशन। ये पहला टाइप था जहां पे हमने क्या देखा, देखो जरा ध्यान से सुनना कि ए और बी के बीच की जो लाइन है वो तो एक दूसरे को पैरेलल है ही है, साथ ही साथ जो उसका पाथ है, देखो जो उसका पाथ है वो एकदम स्ट्रेट है। पाथ कैसा है? एकदम स्ट्रेट। ओके ओके, तो हम क्या देख रहे थे, अगर ऐसा कोई मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट एकदम स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, इसको फिजिक्स में कैसे समझाया गया है कि पहला तो दोनों पार्टिकल के बीच की जो लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, ऑब्वियसली ऐसी कोई लाइन होती नहीं है, एक इमेजिनरी लाइन है, ये लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, साथ ही साथ इनका जो पाथ है, इनका जो पाथ है वो एकदम स्ट्रेट है, एकदम स्ट्रेट है, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। कैसा मोशन? ट्रांसलेशनल मोशन। सेकंड, बच्चा लोग अगर समझ करो कि मैं इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से लेके जा रहा हूं, जैसे ऊपर नीचे जिगजैग करके लेके जा रहा हूं। कैसे? जिगजैग। सपोज ये पॉइंट ए है, पार्टिकल ए, ठीक है, मैं इसको इस तरीके से लेके जा रहा हूं, जिगजैग मोशन, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो पॉइंट बी भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आ जाएगी आपकी बॉडी, ये ए ये बी। अब जरा ध्यान से देखो, देखो ए और बी के बीच की लाइन अभी भी पैरेलल है, ए बी इन दोनों की लाइन अभी भी पैरेलल है, लेकिन क्या इसका पाथ स्ट्रेट है? नहीं, इसका पाथ स्ट्रेट नहीं, इसका पाथ अप डाउन है। तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। क्या चीज? रेक्टिलिनियर मोशन। समझ आ रहा है बच्चा लोग? देखो जहां पे पाथ भी सेम हो, पाथ सेम चले, उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। एंड जहां पे इसका पाथ चेंज हो रहा है, जहां पे इसका पाथ चेंज हो रहा है, उसे हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। अब अगर सपोज करो, अब जरा ध्यान से देखो यहां पे, अब ये ऑब्जेक्ट है, ओके अच्छा सॉरी एक प्रॉब्लम हो गई। बस लोग ये जो है ना, देखो ये ट्रांसलेशनल मोशन भी कहा जाता है और साथ ही साथ इसी को रेक्टिलिनियर भी कहा जाएगा। एक्चुअली ट्रांसलेशनल मोशन और लीनियर मोशन सेम ही होता है। ट्रांसलेशनल मोशन या तो लीनियर मोशन सेम ही रहता है। अगर ये स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करेगा तो उसे हम रेक्टिलिनियर बोलेंगे। एक काम करते हैं, लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली। लीनियर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन, बस अब इस चीज को ध्यान रखना। लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन एक ही होता है। अब अगर वो सेम पाथ में ट्रैवल कर रहा है, स्ट्रेट पाथ में, तो उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। और अगर वो जिगजैग शेप में जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे कर्वीलिनियर मोशन। कैसा? कर्वीलिनियर। अच्छा, ये जनरली कहां देखने को मिलता है? अगर आप सड़क पे जब टर्न लेते हैं ना, आप कोई भी रोड आ रहा है, आप गली में मुड़ना है, टर्न लेना है, तो उस समय जो मोशन होता है उसको हम कर्वीलिनियर मोशन बोलते हैं। एंड अगर आप जब रोड पे स्ट्रेट जा रहे हैं तो उस समय हम उसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। अब अगर सपोज करो कि मैं ये ऑब्जेक्ट को एक जगह से पाइवोट कर देता हूं, मैंने क्या कर दिया, यहां से इसको पाइवोट कर दिया। पाइवोट का मतलब फिक्स। हम जब किसी भी चीज को खिल्ली मारते हैं या स्क्रू लगा देते हैं तो वो फिक्स हो जाती है ना, उसको बोलते हैं पाइवोट करना। अब अगर मैं इसको यहां से एक फोर्स लगाऊं, क्या होगा? ऑब्वियसली ये गोल घूमना चालू हो जाएगा, है क्या नहीं?
ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ जाएगा। अब सपोज करो ये पार्टिकल ए, ये पार्टिकल बी, तो अब क्या होगा, ये बी जो है वो इधर कहीं आ जाएगा। देखो इस समय क्या हो रहा है, इस समय इन दोनों के बीच का जो लाइन है वो पैरेलल नहीं है। ये जो लाइन देखो इस समय ये पैरेलल, ये भी पैरेलल, बट इस समय जो लाइन है वो पैरेलल नहीं है। अब बी पॉइंट जो है ना वो तो चल रहा है, लेकिन ए पॉइंट उधर ही घूम रहा है, ए पॉइंट उधर ही घूम रहा है। सो यहां पे देखो ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, ए के लिए ये हो जाएगा रोटेशनल मोशन। क्या हो जाएगा, रोटेशनल मोशन। जैसे पंखा, पंखा एक ही जगह पे गोल गोल घूम रहा है तो हम क्या बोलते हैं, वो रोटेट कर रहा है। अर्थ सन के आजू बाजू घूम रहा है, साथ ही साथ अपने एक्सिस पे घूम रहा है, तो उसको रोटेशन कहते हैं। तो ए के लिए जो मोशन हो रहा है वो रोटेशन मोशन हो रहा है, वो तो गोल 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 घूम रहा है। लेकिन बी के लिए क्या हो रहा है, देखो अगर मैं इसको और लेके जाऊं तो ये बी यहां आ जाएगा, ऐसे करते 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 पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा। सो बी के लिए ये हो गया सर्कुलर मोशन। क्या हो गया, सर्कुलर मोशन। तो अगर एक ही ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग पार्टिकल के लिए मोशन अलग अलग होता है, तो उसको हम कहते हैं ओवरऑल एक रोटेशनल मोशन। क्या कहा जाएगा उसको, रोटेशनल मोशन। याद रहेगा, सबसे पहले हमने क्या देखा, ट्रांसलेशनल मोशन या तो लीनियर मोशन, उसके अंदर दो टाइप, एक था रेक्टिलिनियर जिसमें पाथ स्ट्रेट रहेगा, और एक था कर्वीलिनियर जिसमें पाथ स्ट्रेट नहीं रहेगा, कुछ भी अलग पाथ हो सकता है। फिर हमने एक देखा कि अगर कोई एक पॉइंट फिक्स हो और बाकी सारे पॉइंट घूम रहे हैं। देखो इसमें अगर मैं आपको दो पॉइंट दिखा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि दो पॉइंट है, इसमें बहुत सारे पॉइंट होंगे, बहुत सारे। वो सारे के सारे पॉइंट किसे ट्रैवल करेंगे, इस डायरेक्शन में, है ना। तो ये सारे के सारे पॉइंट के लिए सर्कुलर पाथ बन रहा है। कैसा पाथ बन रहा है, सर्कुलर पाथ। एंड एक चीज और ध्यान देना, हर पार्टिकल के लिए रेडियस अलग अलग है। देखो इसके लिए कुछ और रेडियस, ये कुछ और, ये कुछ और, ये कुछ और। जो सर्कुलर पाथ बनेगा उसकी रेडियस अलग अलग पार्टिकल के लिए अलग अलग रहेगी। लेकिन जो पार्टिकल ए है, वो जो जिसको हमने पाइवोट किया है, जो जहां पे हमने फिक्स किया है, वो कैसा मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से समझ लेना। अब एक्चुअली इस चैप्टर में हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, हमें बहुत कुछ नया देखना है। हमने अभी तक क्या देखा था, वेलोसिटी देखा था। चलिए मैं आपको समझा देता हूं, एक हिंट मैं आपको दे देता हूं, बाकी इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। लीनियर एंड रोटेशनल। लीनियर में जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, यानी कि डिस्टेंस चेंज इन डिस्टेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और उसको हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल एस से। सिमिलरली रोटेशनल के समय हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और उसको हम डिनोट करेंगे थीटा से। किससे, थीटा से। सेकेंड, अब अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी भी होगा, तो इसके लिए जो वेलोसिटी होगा उसको हम बोलेंगे लीनियर। देखो बच्चा लोग, इसके हर किसी के सामने लीनियर नाम जुड़ जाएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, ऐसे हर किसी के आगे लीनियर जुड़ जाएगा। ठीक है, सो वेलोसिटी उसको डिनोट करते हैं v से। यहां पे आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। क्या आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी, उसको डिनोट करते हैं w, बेटा w इसको ओमेगा बोलेंगे। ये ग्रीक सिंबल है, इस सिंबल का नाम क्या है, ओमेगा। थर्ड, अब जब कोई चीज लीनियर मोशन करेगी तो उसके लिए एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन जिसको डिनोट किया जाता है a से, उसी के लिए रोटेशन में हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, और उसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे दिखाया जाता है, अल्फा से। फिर अब चलो
अब अगर इसमें मास है, इसमें क्या होगा, मास होता है ना, तो उस चीज के लिए या रोटेशन में मास नहीं आएगा, उसको हम कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया या मास ऑफ इनर्शिया भी कहा जा सकता है, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। इनर्शिया क्या है, कौन से ऑब्जेक्ट के लिए क्या इनर्शिया रह जाता है, सब हम देखेंगे, डोंट वरी। अच्छा, अब अगर एक्सेलरेशन है, मास है, तो सीधी सी बात है फोर्स भी होगा, है कि नहीं? हमने बात की ना F इज इक्वल टू ma फोर्स। सिमिलरली रोटेशनल के लिए आ जाएगा टॉर्क। देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मुझे मोशन करवाना है, लीनियर मोशन करवाना है, तो उसके लिए मुझे फोर्स चाहिए होगा। लेकिन अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मुझे रोटेशनल मोशन करवाना है, तो उसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, टॉर्क। इसको डिनोट करते हैं हम ये सिंबल से, टाउ। इसको बोलते हैं क्या है, टाउ। सिंबल का नाम है टाउ, और ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है हमें टॉर्क। टॉर्क क्या है, इनर्शिया क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, हम सब देखेंगे, ठीक है। अब इसके समय हमें दो एक्सेलरेशन देखनी पड़ती है, एक टेंजेंशियल, एक सेंट्रीपिटल, जो हम अगली बार देखेंगे। सो बच्चा लोग, ये एक जस्ट कंपैरिजन था, एक कंपैरिजन था। देखो, ये डिफरेंस बिटवीन नहीं है, इसको डिफरेंस मत समझ लेना, एक कंपैरिजन है ये सिंपल सा, कि लीनियर के लिए जो जो चीजें हम डिफाइन करते हैं, वही सारी चीजें रोटेशनल के लिए कैसे डिफाइन की जाएगी, इसका क्या मतलब होता है, इसकी क्या फॉर्मूलाज होती है, ये सब हम पढ़ेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए।